हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर एटम्स। बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है और इसमें जो भी चीज़ें हैं थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। तो एटम के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। एटम के बारे में पहले यानी कि पिछली क्लासों में हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। हमने पढ़ा है डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी कि एटम को समझने के लिए जितनी भी थ्योरीज हैं, जितने भी मॉडल्स हैं, उन सभी के बारे में हम स्टडी करने वाले। डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डेल्टन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के बारे में कुछ पोस्टुलेट्स दिए कि एटम कोई भी मैटर होता है वो एटम से मिलकर बना हुआ होता है और एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच कांट बी फर्दर डिवाइडेड, यानी कि एटम एक ऐसी सबसे छोटी यूनिट है जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम जो ग्रीक वर्ड एटोमस से बना है, जिसका मतलब होता है कि जिसको कट नहीं किया जा सकता। लेकिन डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बाद आता है जे थॉमसन्स मॉडल। जे थॉमसन्स मॉडल। इस मॉडल में क्या था? इस मॉडल में बताया गया था कि जो एटम होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये एक वाटरमेलन है, ठीक है ना गाइस। ये क्या है? वाटरमेलन है, जिसके अंदर क्या होते हैं इस तरह से। अगर इसको हमने हाफ कट कर रखा है तो ये अंदर क्या होंगे? सीड्स होंगे। तो इन्होंने बताया कि जो एक एटम होता है एक वाटरमेलन की तरह होता है, पुडिंग की तरह होता है। तो इस इनके मॉडल को वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। इसमें इन्होंने बताया कि एटम जो है वाटरमेलन की तरह, इसमें क्या है जी, ये सीड्स होते हैं वाटरमेलन के, वो एज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि इसी तरह से एटम में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और एटम न्यूट्रल होता है, यानी कि उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होगा। अगर जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी न्यूट्रल होगा। तो ये जो रेड पार्ट होता है हमारे वाटरमेलन में, इसको इन्होंने कहा पॉजिटिवली चार्ज्ड एरिया। यानी कि इन्होंने कुल मिला के एक ही बात कही, जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसमें यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसीलिए इनके मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। लेकिन हमें पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो तो न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है, तो इस बात को ये नहीं समझा पाए। फिर आते हैं रदरफोर्ड। रदरफोर्ड और रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्कैटरिंग मॉडल, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हम पढ़ते हैं, ठीक है। जे थॉमसन ने ये नहीं बताया था कि अल्फा पार्टिकल डेविएट क्यों हो जाते हैं, यानी कि अगर पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड तो अल्फा पार्टिकल उससे रिपल होकर वापस आ जाने चाहिए, बिल्कुल भी पार नहीं होने चाहिए। लेकिन फिर रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में पता चला कि पॉजिटिव चार्ज तो सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है। और इसके अलावा ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में भी नहीं पता पाए, जो बताया फिर नील बोर्जी ने। रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में क्या था इसका सेटअप देख लेते हैं पहले। इसमें क्या था ये देखिए, ये एक लीड बॉक्स है। लीड क्या होता है? लीड बॉक्स क्यों लिया? क्योंकि लीड जो होता है वो जो रेडिएशंस होती है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर लीड का बॉक्स लिया, उसके अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख रखा है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करेगा? रेडिएशंस को इमिट करेगा। और हम यहाँ पर एक पोलेरॉइड लगा देंगे जिससे केवल अल्फा पार्टिकल्स ही आगे जा पाएंगे, और यहाँ पर एक लीड की हम शीट भी लगा देंगे जिसकी वजह से एक ही लाइन में वो चले जाएंगे। और यहाँ पर आगे क्या था? ये जिंक सल्फेट की स्क्रीन है। जिंक सल्फेट की स्क्रीन, इस पर क्या होता है, जब भी अल्फा पार्टिकल जाते हैं तो ये शाइन करता है, हमें एक टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट दिखाई देता है। और यहाँ पर रखी हुई है गोल्ड फॉइल, और गोल्ड फॉइल इतनी थिक है, इतनी थिन है कि हम उसके आर पार देख सकते हैं, बहुत ही थिन है। जैसे कि जो हम मिठाई के ऊपर कवर लगाते हैं कितना पतला होता है, हम उसको खा भी सकते हैं, यानी कि इतना बहुत उससे भी ज़्यादा पतला है गोल्ड फॉइल थी। तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स की रेज निकलती हैं। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? हीलियम में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए, यानी कि उस पर +2 चार्ज आ जाएगा, यही क्या है? अल्फा पार्टिकल है जिस पर +2 चार्ज होता है। तो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल जाते हैं। अब इन्होंने रदरफोर्ड, जिन्होंने इनके 2 स्टूडेंट ने
ये एक्सपेरिमेंट किया था जे थॉमसन के मॉडल को सही प्रूव करने के लिए, लेकिन इन्हें यहाँ पर कुछ और ही पता चला। इन्हें पता चला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो सेंटर में कंसंट्रेटेड है। कैसे पता चला? ये जो एटम होता है ये क्या है, गोल्ड का, यहाँ पर ये पूरा एटम है और ये यहाँ पर न्यूक्लियस है। जब अल्फा पार्टिकल्स इस तरह से बॉम्बार्ड किए गए तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो अनडिफ्लेक्टेड निकल गए, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे, मोर देन 97% तो एज इट इज निकल गई। यहाँ पर सबसे ज्यादा शाइन हुई थी, डिटेक्टर भी रहता है एक जिसकी मदद से डिटेक्ट किया जा सकता है कहाँ पर सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल टकराए। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल टकराए, यानी कि विदाउट डिफ्लेक्शन वो पास हो गए एज इट इज। और कुछ, बहुत कुछ, यानी कि 0.1-0.4% के लगभग मोर देन 1 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो गए। और बहुत ही ज्यादा कम, मतलब कितने कम कि 10 लाख में से एक अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री से रिटर्न हो गया, यानी कि बिना डिफ्लेक्शन के जिस पाथ से वो आया था उसी पाथ में चला गया, 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो गया। तो इससे क्या पता चला कि जो एटम है उसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट तो खाली है, एम्प्टी है, जहां पर कुछ भी नहीं है। और जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर में कंसंट्रेटेड है, बहुत ही ज्यादा डेंस और कंसंट्रेटेड है। और यहां से इन्होंने बताया न्यूक्लियस के बारे में कि ये क्या है, यहाँ पर सेंटर पर न्यूक्लियस है जहां पर पॉजिटिवली चार्ज कंसंट्रेटेड होता है और बहुत छोटे पार्ट में होता है। यानी कि अगर जो एटम होता है उसकी रेडियस कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर की होती है। और जो न्यूक्लियस होता है, ये एटम की रेडियस है, न्यूक्लियस की रेडियस 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर की होती है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो ये रदरफोर्ड जी का एक्सपेरिमेंट था, लेकिन फिर भी इसमें भी कुछ चीजें वो नहीं समझा पाए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन स्टेबल क्यों होता है, एक एटम स्टेबल कैसे है। क्योंकि हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है, कोई भी मूविंग पार्टिकल होता है वो रेडिएशंस को कंटिन्यूअसली इमिट करता है। और अगर रेडिएशन इमिट हो रही है यानी कि एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो फिर इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे न्यूक्लियस में फॉल हो जाना चाहिए, गिर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है वो फिर बताया बोहर जी ने, और फिर उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में भी बताया। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड जी का एक्सपेरिमेंट था। अब हम चलते हैं नील बोर जी के एक्सपेरिमेंट में। उससे पहले हम कुछ बेसिक सी टर्म समझ लेते हैं, जैसे कि इम्पैक्ट पैरामीटर और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, नाम से क्या पता चल रहा है, क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस, यानी कि ये हमारा न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये अल्फा पार्टिकल है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। अब रिपल्शन होगा तो ये पूरी तरह से इस पर नहीं टकराएगा, ये कुछ डिस्टेंस से ही वापस पलट जाएगा। तो ये जो जहां से ये डिफ्लेक्ट हुआ है और न्यूक्लियस का जो सेंटर है वहां तक की डिस्टेंस, जैसे हम r0 या x0 से रिप्रेजेंट करते हैं, वही क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी कि कितना क्लोज वो जा सका है, वही होती है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे इसको डिराइव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जो अल्फा पार्टिकल है वो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और यहाँ पर अगर वो पलट गया यानी कि काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज हुई है। अब हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग कि जो एनर्जी है वो ना ही क्रिएट हो सकती है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई होगी पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि हम किसी फोर्स के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल होगी पोटेंशियल एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² होती है, और पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाय R होती है। हाफ mv² इक्वल हो जाएगा यहाँ से k एज इट इज रहेगा Q1, यानी कि फर्स्ट जो पार्टिकल है उस पर चार्ज, अल्फा पार्टिकल चार्ज क्या होता है Ne, इस पर n यानी चार्ज कितना है, n यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 2, और E, तो ये 2E हो जाएगा, इनटू में Q2, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर Z और E डिवाइडेड बाई R0, यहाँ पर हम लिख रहे हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो R0 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 2 to the 4 KZE² बाय mv², ये क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद एक और टर्म आती है इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट
पैरामीटर, इसका क्या मतलब होता है? इम्पैक्ट पैरामीटर का मतलब होता है कि जो न्यूक्लियस के सेंटर से पास होने वाली लाइन है उससे कितनी दूर अल्फा पार्टिकल हैं। ये न्यूक्लियस है, ये अल्फा, ये सेंट्रल लाइन है। अब यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर अल्फा पार्टिकल गए हैं, ये अल्फा पार्टिकल है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसी को हम कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, इम्पैक्ट पैरामीटर जितना ज़्यादा होगा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन उतना कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए पास में होता है ये, तो फिर इसकी वजह से जो रिपल्शन फोर्स है वो ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन दूर जाता जाएगा तो फिर वो एज इट इज निकल जाएगा, यानी कि थीटा डिक्रीज हो गया। तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के, थीटा के। तो ये हमारी बेसिक सी टर्म्स हो गई। अब हम चलते हैं नील्स बोर जी के एटॉमिक मॉडल पर। बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल में क्या था, यहाँ पर हर एक इलेक्ट्रॉन का एक एंगुलर मोमेंटम होता है जिसे हम mv l से डिनोट करते हैं, और वो इक्वल होता है mvr या nh/2 पाई के। ठीक है, उसके अलावा जो एनर्जी होती है, हमने कहा था कि रदरफोर्ड जी ये नहीं बता पाए थे कि इलेक्ट्रॉन स्टेबल कैसे हैं, एटम स्टेबल कैसे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूविंग पार्टिकल है तो उसकी एनर्जी चेंज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एटॉमिक मॉडल में देखा गया, इन्होंने भी ऑब्वियसली कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे जिससे ये बात प्रूव हो पाई कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कांस्टेंट है जब तक वो एक ही ऑर्बिटल में घूम रहा है, लेकिन उसकी एनर्जी तभी चेंज होगी जब वो एक ऑर्बिटल, एक शेल से दूसरे शेल में जाता है। ठीक है, और जो चेंज इन एनर्जी हुआ है वो इक्वल होता है E2 माइनस E1, यानी कि फाइनल जो दूसरे ऑर्बिटल में जाने के बाद एनर्जी है माइनस पहले ऑर्बिटल में एनर्जी। तो अब हम ये कैसे निकालेंगे? तो एनर्जी जो होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की वो इक्वल होती है -13.6 z² बाय n²। अब हमें E2 माइनस E1 निकालना है, तो E2 की जगह -13.6 z² बाय n2 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि बाकी सब चीजें तो सेम रहेगी, बस जो नंबर ऑफ शेल है वही चेंज होगा। और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.6 z² बाय n1 का स्क्वायर। तो यहाँ से 13.6 z² कॉमन आ जाएगा, 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर बच जाएगा। यही क्या होती है जो चेंज इन एनर्जी हुआ है वो है। इसके अलावा रेडियस की तो हमने बात कर ली, एटम की रेडियस -10 मीटर के ऑर्डर की होती है, और जो न्यूक्लियस है उसकी रेडियस 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर की होती है। अगर हम यहाँ पर वेवलेंथ की बात करें, क्योंकि जो रेडिएशंस निकल रही है, रेडिएशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मतलब कि कुछ वेवलेंथ भी होगी, तो वो वेवलेंथ हम कैसे निकालेंगे? ई की जगह हम रखेंगे hc/λ। ये हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा था, E = hc/λ होता है, और वो इक्वल है 13.6 z² 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। तो यहाँ से 1 बाय λ की अगर हम बात करें तो 13.6 z² बाय hc 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, z तो चेंज होता रहेगा, हाइड्रोजन की बात करें तो सेम है, लेकिन बाकी के लिए चेंज होता रहेगा, बाकी एलिमेंट्स के लिए। तो ये जो कांस्टेंट है इसको हम कह देते हैं r²। RH भी बहुत बार हम कह सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं n1 स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। और ये जो r है इसको हम रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1.1 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 बाय वेवलेंथ हो जाएगा। 1 बाय वेवलेंथ को हम वेव नंबर भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम वेव नंबर भी कहते हैं। अगर वेव नंबर निकालने की बोले तो डायरेक्टली हमें ये फॉर्मूला लगा देना है, लेकिन अगर हमें बोला जाए वेवलेंथ निकालनी है तो फिर ये जो भी इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा, फिर λ = 1 बाय, इसको सॉल्व कर, बहुत बार फ्लो में डायरेक्ट 1 बाय λ निकाला और इसको एज इट इज रहने दिया, लेकिन उसको हमको 1 बाय λ नहीं चाहिए, हमको वेव नंबर नहीं चाहिए, हमको अगर वेवलेंथ चाहिए तो हमको यहाँ पर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये पूरा हो चुका है। अब हम देख लेते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कब होता है, यानी कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो रेडिएशंस को कब इमिट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कब इमिट करेगा, जब वो एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाता है। तो अगर हम सबसे पहली सीरीज की बात करें, यहाँ पर क्या होती है, सीरीज होती है,
पहली सीरीज क्या होती है, लाइमन सीरीज, यानी कि जब N1 N2, जो N1 है फर्स्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन दूसरे तीसरे चौथे किसी भी ऑर्बिटल में अगर जाता है तो वो यूवी रेस को इमिट करता है, अल्ट्रावायलेट रेस को। सेकेंड अगर हम बात करें बाल्मर सीरीज की, तो यहाँ पर सेकेंड ऑर्बिटल से थर्ड फोर्थ फिफ्थ कहीं पर भी जाएगा तो वो विजिबल रेस, विजिबल लाइट इमिट करता है। थर्ड अगर हम बात करें आस्टन सीरीज, थर्ड ऑर्बिटल से फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ कहीं में भी जाता है तो वो इंफ्रारेड एमिट करता है। उसके बाद फोर्थ आता है ब्रैकेट सीरीज, जिसमें फोर्थ ऑर्बिटल से फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ ऐसे चलता जाएगा और यहाँ पर भी इंफ्रारेड इमिट होगी। फिफ्थ की अगर हम बात करें तो पी फंड सीरीज, जिसमें फिफ्थ ऑर्बिटल से सिक्स्थ सेवंथ एट किसमें भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो पी फंड सीरीज होगी और यहाँ पर भी इंफ्रारेड इमिट होगी। सिक्स्थ अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं हम्फ्री सीरीज, जहां पर फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ऑर्बिटल से सेवंथ एट कहीं पर भी जाता है। इतना वैसे डिटेल में यहाँ पर पी फंड तक भी आप पढ़ लेंगे तो इनफ। तो यहाँ पर हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी देख लिया, इसकी सीरीज भी बनती है पूरी जो हम बुक में क्लियरली देख सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।